हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वर्लपूल। आज हम आपको वर्लपूल इन्वर्टर एसी की गैस चार्जिंग के बारे में बताने जा रहे हैं। लेकिन गैस चार्जिंग को करने से पहले कुछ मेन टूल्स की ज़रूरत होती है। आइए उनके बारे में जानते हैं। वेइंग स्केल, गेज मैनिफोल्ड, हाई प्रेशर रेजिस्टेंस चार्जिंग लाइन, सोप सॉल्यूशन, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर, नाइट्रोजन सिलेंडर, नोज प्लायर, टू नोज एडजस्टेबल रिंच, रैचेट रिंच, स्क्रू ड्राइवर, लाइन टेस्टर, सिलेंडर ओपनिंग की, एलन की सेट, कॉम्बिनेशन प्लायर, क्लैम्प मीटर और स्पिरिट लेवल एंड टेम्परेचर मीटर। वैक्यूम पंप, अब एसी के कंप्रेसर की रनिंग को एम्पियर के माध्यम से चेक करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, इन्वर्टर एसी में गैस न होने पर कंप्रेसर कुछ देर चलकर ही बंद हो जाता है। आइए अब हम आपको ले चलते हैं गैस चार्जिंग की ओर। यह ओडीयू का सक्शन वाल्व है, यह डिस्चार्ज वाल्व है और यह गैस चार्जिंग पॉइंट और वैक्यूम पॉइंट है। अब हम गेज मैनिफोल्ड के कॉमन पॉइंट को नाइट्रोजन सिलेंडर के साथ कनेक्ट करेंगे। और कनेक्ट करने के बाद में नाइट्रोजन सिलेंडर की को हल्का सा ओपन करके टाइट करेंगे। टाइट करने के बाद गेज मैनिफोल्ड के हाई प्रेशर वॉल्व को ओपन करेंगे और ओपन करके चार्जिंग लाइन को फ्लश करेंगे। अभी हम गेज मैनिफोल्ड की हाई प्रेशर लाइन को ओडीयू के सक्शन वॉल्व के चार्जिंग पॉइंट के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी जैसा कि आपने देखा, हमने गेज मैनिफोल्ड और नाइट्रोजन सिलेंडर को ओडीयू के साथ कनेक्ट किया है। अब ओडीयू के अंदर नाइट्रोजन के प्रेशर को देने के लिए हम नाइट्रोजन सिलेंडर वॉल्व को हल्का सा ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में गेज मैनिफोल्ड के हाई प्रेशर गेज को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद प्रेशर को हम 250 से 280 psi के बीच में मेंटेन करेंगे। जब प्रेशर 250 से 280 पाउंड के बीच में मेंटेन हो जाए तो मेंटेन होने के बाद हम इस प्रेशर को ओडीयू के अंदर होल्ड रखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जब भी हम ओडीयू के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर होल्ड कर रहे हैं उस टाइम पर गलती से भी हमारा एसी चालू नहीं होना चाहिए। अगर एसी चालू हुआ
तो कोई भी अनहोनी घटना घट सकती है। अभी जैसा कि आपने देखा, ओडियो के अंदर हमने नाइट्रोजन गैस को चार्ज किया है और चार्ज करने के बाद हमने 280 पॉइंट के आसपास आकर के हमने नाइट्रोजन प्रेशर को होल्ड किया हुआ है। जिस टाइम पर सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन का प्रेशर होल्ड है, उस टाइम पर हम आईडीयू, ओडीयू और कनेक्टिंग किट्स के सभी जॉइंट्स को सोप सॉल्यूशन के थ्रू स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे और कंफर्म करें कि कोई जॉइंट लीक तो नहीं है। अगर कोई जॉइंट आपको लीक मिलता है तो उस सिचुएशन के अंदर सिस्टम के अंदर से पूरी की पूरी नाइट्रोजन गैस बाहर निकालें और उस लीक जॉइंट को रिपेयर करें। लीक जॉइंट को रिपेयर करने के बाद आप दोबारा से सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन गैस का प्रेशर दें और दोबारा से लीक टेस्टिंग की प्रोसेस को चेक करें। जब तक सिस्टम के अंदर पूरी तरीके से लीकेज ख़त्म नहीं हो जाती है, तब तक आप सिस्टम के अंदर वैक्यूम ना करें। अभी जैसा कि आपने देखा, हमने हर जॉइंट को स्टेप बाय स्टेप चेक किया और हमें एसी के अंदर कहीं कोई लीकेज नहीं मिली है। तो अब हम एसी के अंदर से सारी की सारी नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालेंगे और बाहर निकालने के बाद एसी को वैक्यूम प्रोसेस के लिए लगाएंगे। आइए देखते हैं किस तरीके से सिस्टम के अंदर से हमको नाइट्रोजन गैस को बाहर निकालना है। जिस टाइम पर हम नाइट्रोजन गैस को बाहर निकाल रहे हैं, उस टाइम हमें गेज मैनिफोल्ड का हाई प्रेशर वॉल्व को बहुत स्लाइटली धीरे धीरे ओपन करना है। अगर आपने सारा के सारा वॉल्व एकदम से ऑन कर दिया तो उस सिचुएशन के अंदर चार्जिंग लाइन के अंदर लगी हुई ये गैसकेट बाहर निकल के कहीं भी गिर सकती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। अभी जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, हम सिस्टम में से नाइट्रोजन गैस निकाल रहे हैं, तो इस टाइम पर गेज के जो निडल है वो भी डाउन हो रही है। जिस टाइम पर ये निडल पूरी की पूरी 0 पॉइंट पर आ जाए, उसके बाद ही हम सिस्टम को वैक्यूम के लिए लगाएंगे। अगर सिस्टम के अंदर नाइट्रोजन गैस है और उस टाइम पर आप वैक्यूम लगा के वैक्यूम करेंगे तो हो सकता है कि वैक्यूम पंप का ऑयल निकल के बाहर गिर जाए और वैक्यूम पंप खराब भी हो सकता है। अभी जैसा कि आप देख सकते हैं, इस टाइम पर ओडियो के अंदर से और आईडीयू के अंदर से भी सारी की सारी नाइट्रोजन गैस सिस्टम से बाहर रिलीज हो चुकी है और निडल 0 पर आ गई है। जैसा कि अभी आपने देखा, हमने ओडियो के अंदर से नाइट्रोजन गैस का पूरा प्रेशर निकाल दिया है और गेज मैनिफोल्ड पर हाई प्रेशर गेज की निडल जो है वो इस टाइम पर 0 पे सेट हो चुकी है। अब हम गेज मैनिफोल्ड को वैक्यूम पंप, रेफ्रिजरेंट सिलेंडर और ओडियो के साथ में कनेक्ट करेंगे। लेकिन ध्यान रहे, जिस वैक्यूम पंप को आप एसी के साथ कनेक्ट कर रहे हैं, उस वैक्यूम पंप की वायर कम से कम 3 मीटर की होनी चाहिए। आइए अब हम देखते हैं कि गेज मैनिफोल्ड को किस तरीके से ओडियो, वैक्यूम पंप और रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के साथ में कनेक्ट करना है। जो हमारी हाई प्रेशर गेज के नीचे ये रेड वाली लाइन है, ये लाइन हमारी वैक्यूम पंप के ऊपर आएगी। गेज मैनिफोल्ड की जो बीच वाली चार्जिंग लाइन है वो रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के साथ में आएगी। जो गेज मैनिफोल्ड की कंपाउंड गेज की ब्लू लाइन है, ये हमारे ओडियो के ऊपर जाएगी। अब हम गेज मैनिफोल्ड की जो ब्लू वाली चार्जिंग लाइन है, इसको ओडियो के सक्शन वाल्व के चार्जिंग पॉइंट के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम गेज मैनिफोल्ड की कॉमन येलो चार्जिंग लाइन को रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के साथ कनेक्ट कर रहे हैं। अब हम गेज मैनिफोल्ड की हाई प्रेशर चार्जिंग लाइन को हम वैक्यूम पंप के साथ में कनेक्ट कर रहे हैं। वैक्यूम पंप के साथ
जो एक गेज लगा है इस गेज को माइक्रोन गेज बोलते हैं। अगर हमें रीडिंग माइक्रोन्स में चेक करनी है वैक्यूम की तो हम इस गेज में देखेंगे। अगर हमें रीडिंग वैक्यूम की इंच एचजी या इंच सेंटीमीटर में चेक करनी है तो हम कंपाउंड गेज को देखेंगे। अब हम वैक्यूमिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, लेकिन वैक्यूमिंग को स्टार्ट करने से पहले हम रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को उल्टा वेइंग स्केल के ऊपर सेट कर देंगे, ताकि वैक्यूम करने के बाद जब हम सिस्टम के अंदर रेफ्रिजरेंट चार्ज कर रहे हों तो जो गेज रेफ्रिजरेंट सिलेंडर के साथ में जो चार्जिंग लाइन लगी है वो कहीं से लूज ना हो और वैक्यूम ब्रेक ना हो। अब हम वैक्यूम पंप स्टार्ट करते हैं, लेकिन ध्यान रहे जिस टाइम पर आप सिस्टम को वैक्यूम कर रहे हैं, वैक्यूम करते समय गेज मैनीफोल्ड के ये वॉल्व और ये दोनों वॉल्व खुले रहेंगे। लेकिन जब वैक्यूम हो जाएगा, वैक्यूम होने के बाद में मेरे को दोनों वॉल्व ये एक साथ बंद करने होंगे। जब मैं वैक्यूम करने के बाद सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करूंगा तो उस टाइम पर मेरा सिर्फ कंपाउंड गेज वाला वॉल्व ओपन होगा और हाई प्रेशर साइड का वॉल्व बंद रहेगा। अब हम वैक्यूम पंप को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जब हमने वैक्यूम पंप स्टार्ट कर दिया तो हमने ये वॉल्व भी ओपन कर दिया और इस वॉल्व को भी ओपन कर दिया। ध्यान रहे वैक्यूमिंग के टाइम पर ये दोनों वॉल्व ओपन रहेंगे। सिस्टम के अंदर वैक्यूम को करना बहुत ज़रूरी है। अगर हमने सिस्टम के अंदर वैक्यूम नहीं किया तो टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन नहीं होगा और हो सकता है सिस्टम के अंदर प्रॉपर कूलिंग भी ना हो। वैक्यूम को हमें कम से कम 25 से 30 मिनट के बीच में करना चाहिए। जिस टाइम पर हमारी वैक्यूम की रीडिंग माइक्रोन गेज पर 500 से 1000 के बीच में आ जाएगी, उस टाइम पर हम समझेंगे कि हमारा एसी पूरा की पूरा वैक्यूम हो गया है। लेकिन अगर हम रीडिंग चेक कर रहे हैं इंच एचजी या इंच सेंटीमीटर के अंदर, तो हमारी कंपाउंड गेज के ऊपर जो रीडिंग आनी चाहिए -29.7 इंच एचजी के आसपास आ गई, तो इट मीन्स हमारा वैक्यूम प्रॉपर हो चुका है। लेकिन कई बार ऐसा भी होगा वैक्यूम पंप अगर अच्छी क्वालिटी का है तो उस टाइम पर इंच एचजी के अंदर रीडिंग -29.7 ऑन करते साथ ही आ जाएगी। लेकिन उसके बाद भी मेरे को वैक्यूम को कम से कम 30 मिनट तक करना है और वैक्यूम को 30 मिनट करने के बाद में पूरे सिस्टम के अंदर वैक्यूम को कम से कम 10 मिनट तक होल्ड करना है, जिससे कि मुझे ये पता लगे कि सिस्टम के अंदर कहीं कोई जॉइंट लीक तो नहीं है। अगर सिस्टम के अंदर कहीं कोई जॉइंट लीक होगा या मेरी कोई चार्जिंग लाइन लूज होगी तो उस कंडीशन के अंदर जो मैंने वैक्यूम किया हुआ है वो वैक्यूम ब्रेक होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं वैक्यूम प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और 30 मिनट भी पूरे हो चुके हैं और इस टाइम पर जो माइक्रोन गेज की रीडिंग है वो 690 माइक्रोन पर है और कंपाउंड गेज के अंदर जो वैक्यूम की रीडिंग है वो 29.7 इंच एचजी पर आ चुकी है। अब हम वैक्यूम प्रोसेस को बंद करेंगे और वैक्यूम को करीबन 10 मिनट के आसपास होल्ड करेंगे और ऑब्जर्व करेंगे कि हमारा वैक्यूम माइक्रोन में कितना ऊपर जा रहा है। अगर माइक्रोन के अंदर वैक्यूम 2000 माइक्रोन से ऊपर जाएगा तो इसका मतलब सिस्टम में कहीं ना कोई लीकेज है। अब हम वैक्यूम प्रोसेस को बंद करने जा रहे हैं। वैक्यूम प्रोसेस को बंद करने के टाइम पर सबसे पहले हमको इन दोनों वॉल्व्स को एक साथ बंद करना होगा, या आप चाहें तो इन दोनों वॉल्व्स को स्टेप बाय स्टेप भी बंद कर सकते हैं। अब हम यहां से इसको बंद कर रहे हैं। अब इसको 10 मिनट तक ऑब्जर्व करेंगे कि हमारी जो वैक्यूम की रीडिंग है वो कहां तक पहुंचती है। जैसा कि अभी आपने देखा हमने वैक्यूम कंप्लीट कर लिया है। वैक्यूम कंप्लीट करने के बाद में अब हम सिस्टम के अंदर गैस चार्ज करने जा रहे हैं। लेकिन गैस चार्ज करने से पहले आपने वेइंग स्केल के ऊपर रेफ्रिजरेंट सिलेंडर को रख करके वेइंग स्केल को 0 सेट करना है। जब इसके ऊपर 0 सेट हो जाए तो मेरे को सिलेंडर वॉल्व को ओपन करना है।
अभी जैसा कि आपने देखा, मैंने सिलेंडर वॉल्व को ओपन किया तो इस टाइम पे इसके अंदर रीडिंग आ रही है 18। इसका मतलब ये है कि एसी के अंदर जो एसी की चार्जिंग लाइन के अंदर जो भी गैस गई है वो करीबन वो 18 ग्राम के आसपास जा चुकी है। इसका मतलब जो मेरी येलो वाली चार्जिंग लाइन है, ये इस लाइन के अंदर 18 ग्राम गैस जा चुकी है। मेरे को टोटल एसी के अंदर गैस चार्ज करनी है 740 ग्राम। अब मैं गेज मैनिफोल्ड के कंपाउंड वॉल्व को ओपन करूंगा। वॉल्व को जब मैं ओपन करूंगा तो गैस चार्जिंग लाइन के थ्रू सिस्टम में जाना स्टार्ट हो जाएगी। जिस टाइम पर वेइंग स्केल के ऊपर गैस 740 ग्राम आ जाएगी, उस टाइम पर मैं सिलेंडर वॉल्व को बंद कर दूंगा। अभी आप देख रहे हैं वेइंग स्केल के ऊपर सिस्टम में 726 ग्राम गैस जा चुकी है। अब मैं धीरे धीरे इस गैस को आगे बढ़ा के लेके जाऊंगा और 740 ग्राम पे ले जाकर के रोकूंगा। मैंने यहाँ से गेज मैनिफोल्ड का कंपाउंड वॉल्व ओपन किया और धीरे धीरे सिस्टम के अंदर गैस जा रही है। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं एसी के अंदर 740 ग्राम गैस जा चुकी है। अब मैं एसी को गैस चार्ज होने के करीबन 2 से 3 मिनट के बाद स्टार्ट करूंगा और ऑडियो के ऊपर एम्पियर को ऑब्जर्व करूंगा। अभी हमने एसी ऑन कर दिया है और अब इसके 3 मिनट के बाद में ऑडियो के अंदर लगा हुआ कंप्रेसर स्टार्ट होगा और उसके एम्पियर धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कंप्रेसर के जो एम्पियर्स हैं वो धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहे हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं ऑडियो के ऊपर एम्पियर 8.49 एम्पियर के आसपास मेंटेन हो चुके हैं, लेकिन ये एम्पियर मौसम और वर्किंग कंडीशन के हिसाब से कम या ज़्यादा हो सकते हैं। आइए अब चलते हैं आईडीयू की तरफ और चेक करते हैं इसकी कूलिंग परफॉर्मेंस को। आईडीयू पर सक्शन और डिस्चार्ज एयर का टेम्परेचर अगर 10 से 12 डिग्री का डिफरेंस है तो इट मीन्स हमारा एसी प्रॉपर काम कर रहा है। थैंक यू।